नमस्कार बच्चों। आज हम 12वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत पाठ नंबर 5 संगठन, उसके भाग 6 अंतरण व अंतरण के महत्व के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, पिछले भाग में हमने पढ़ा था औपचारिक एवं अनौपचारिक संगठन के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अंतरण के बारे में। एक प्रबंधक चाहे वह कितना ही सक्षम हो, कितना ही सफल हो, लेकिन फिर भी सभी कार्यों का निष्पादन वह स्वयं नहीं कर सकता। काम का आकार उसे स्वयं पूरा करने में अक्षम बना देता है। परिणाम स्वरूप इसका परिणाम क्या होता है? उसे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उद्देश्यों को केंद्रीकृत करने के लिए तथा यह आश्वासित करने के लिए कार्य निश्चित रूप से पूर्ण होगा, इसलिए अधिकारों का अंतरण निश्चित रूप से करना चाहिए। अंतरण से तात्पर्य एक उच्च पदासीन अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ, अपने अधीन कार्य करने वाले सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स को ऊंची से नीची स्थिति की ओर अधिकार का प्रत्यायोजन करना होता है। यह संस्थान के दक्षतापूर्ण संचालन के लिए पूर्व अपेक्षित होता है, क्योंकि यह प्रबंधक को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर देने के लिए अवसर भी प्रदान करता है। यह अधीनस्थों को मान्यता देने की उनकी इच्छा और अधिक उत्साहपूर्वक कार्य करने की उनकी अभिलाषा की भी पूर्ति करता है और नए नए सुअवसर भी प्रदान करता है। अंतरण एक प्रबंधक के कार्यक्षेत्र में वृद्धि भी करता है। बिना अधिकार अंतरण उसके क्रियाकलापों और उसके स्वयं के द्वारा किए गए कार्यों तक ही सीमित रह जाते हैं। अंतरण अधित्याग या पद त्याग नहीं होता। अधिकार अंतरण के उपरांत भी प्रबंधक कार्य की जवाबदेही से बच नहीं सकता। वह जवाबदेह माना जाता है, उसे जवाब देना ही पड़ता है। उस स्थिति से वो बच नहीं सकता। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी अधीनस्थ को, किसी नीचे ऑफिसर को जो सीनियर ऑफिसर के अंदर काम कर रहा है, उसके अंडर में है, उसके कार्य अंतरण के बाद भी वही उसके संपादन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ का अंतरिम अधिकार वापस लिया जा सकता है और किसी अन्य व्यक्ति को पुनः अंतरित किया भी जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अधिकार अंतरण के उपरांत भी प्रबंधक कार्य संपादन के लिए उतना ही जिम्मेवार है, उतना ही उत्तरदायी माना जाता है, जितना कि वह अधिकार अंतरण से पहले उत्तरदायी था। एक चिंतक ने लुइस एलन, जिनका नाम है, उन्होंने अंतरण से संबंधित एक परिभाषा लिखी है जो इस प्रकार है। अंतरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे अपनाकर प्रबंधक अपने कार्यों को इस प्रकार विभाजित करते हैं जिससे कि वह संपूर्ण कार्य के केवल उस भाग का निष्पादन करे जिसे केवल वह स्वयं संगठन में अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं, और इस प्रकार वह शेष कार्य को पूरा कराने के लिए आप लोगों की सहायता प्राप्त करता है। ये शब्द हैं लुइस एलन के अंतरण के बारे में। इसी प्रकार थियो हेमैन, जो कि एक चिंतक हैं, उन्होंने लिखा कि अधिकार अंतरण से केवल इतना ही तात्पर्य है कि अपने अधीनस्थों, अपने अधीन कार्य करने वालों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करने का अधिकार
प्रदान किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों अधिकार अंतरण के तत्वों के बारे में। लुइस एलन के अनुसार अंतरण से आशय, अंतरण से क्या तात्पर्य है? अंतरण से तात्पर्य उत्तरदायित्व और अधिकार को दूसरों के हवाले करने, दूसरों को सौंपने, दूसरों के सुपुर्द करने तथा निष्पादन हेतु जिम्मेदारी सृजन करने से है, निर्माण करने से है। लुइस एलन के कथन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करने से अधिकार अंतरण के निम्नलिखित तत्व हमें प्राप्त होते हैं। नंबर 1, अधिकार। अधिकार से तात्पर्य एक व्यक्ति के उस अधिकार से होता है जिसके आधार पर वह अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है तथा अपने पद के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्यवाही भी करता है। अधिकार की धारणा निर्धारित सोपान श्रृंखला से शुरू होती है जो कि संगठन की विभिन्न स्थितियों और स्तरों को आपस में जोड़े रखती है। औपचारिक संगठन में एक व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार अधिकार प्राप्त होते हैं। उसकी स्थिति के अनुसार अधिकार बढ़ जाते हैं, उच्च स्तर के भी हो सकते हैं तथा घटकर न्यून स्तर पर निगम के निम्नतम स्तर तक भी जा सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि अधिकारों का प्रवाह सदा ऊपर से नीचे की ओर ही होता है। उच्चाधिकारी को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों पर संपूर्ण अधिकार प्राप्त होते हैं। अधिकार संबंध संस्थान में प्रबंधक के अपने कार्यबल को उचित आज्ञाकारिता और निर्देशन पर कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायक होते हैं। अधिकार अंतरण के द्वारा उच्चाधिकारी एवं अधीनस्थों के बीच संबंध तभी स्थापित हो पाते हैं जब उच्चाधिकारी अपने अधीन कार्य करने वाले कर्मचारियों को अपने निर्णयों के विषय में इस उम्मीद से, इस आशा से कि वह कार्य को सही तरीके से पूरा करेंगे तथा अधीनस्थ उस कार्य को बतलाई गई विधि से जो कि उच्चाधिकारियों ने उन्हें समझाई है, जो उच्चाधिकारियों ने उन्हें कार्य सौंपा है, उसे उसी तरीके से कार्यान्वित भी करते हैं। कार्य का उचित रूप से उच्चाधिकारी के व्यक्तित्व पर निर्भर करता है कि वे अधिकारों का अंतरण करने में किन किन सावधानियों को प्रयोग में ला रहे हैं, क्या क्या सावधानियां बरत रहे हैं। अतः अधिकार अंतरण उन निर्णयों को लेने का अधिकार प्रदान करता है जो कि प्रबंधकीय स्थितियों में निहित होते हैं कि व्यक्ति क्या कार्य करते हैं और उनसे क्या करने की उम्मीद की जाती है, क्या करने की उनसे अपेक्षा रखी जाती है। यहाँ पर ये अवश्य समझना चाहिए कि अधिकार अंतरण संगठन की कानून व्यवस्था और नियमों से बंधा हुआ होता है जो कि इसके क्षेत्र को सीमाबद्ध करते हैं, सीमा में बांध कर रखते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रबंधकीय पदानुक्रम, जिसे सोपानिकी भी कहते हैं, उसमें जितना ऊपर की तरफ चलते हैं अधिकारों का क्षेत्र उतना ही अधिक विस्तृत होता जाता है, बढ़ता जाता है। अब इसे हम एक चार्ट के द्वारा, एक पिक्चर के द्वारा समझते हैं। इस चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों कि अधिकार अंतरण ना करने से निर्णय लेने में विलंब होता है। आप इस तस्वीर को देखकर ये समझने की कोशिश कीजिए कि एक तरफ एक अधिकारी बैठा है, बहुत सारी फाइलें उनकी टेबल पर हैं और दूसरी तरफ उसके अधीनस्थ कर्मचारी हैं जो कि बाहर बात कर रहे हैं और इस पे लिखा है सभी फाइलें निश्चित रूप से मेरे द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। उसकी सीट पर आप फाइलों का भार देख रहे हैं, कितनी सारी फाइलें हैं। तो ये सब कार्य का अनुमोदन
उच्च अधिकारी से निम्न अधिकारी अर्थात अधीनस्थों को होता है। नंबर 2 पर आता है उत्तरदायित्व। एक अधीनस्थ कर्मचारी के लिए दिए गए कार्य का भली भांति निष्पादन करना उसका आवश्यक उत्तरदायित्व है, उसकी जिम्मेवारी है, उसकी ड्यूटी है। इसका अभ्युदय उच्चाधिकारी तथा अधीनस्थों के संबंध से होता है। क्योंकि एक अधीनस्थ अपने अधिकारी द्वारा बतलाए गए कार्यों को पूरा करने के लिए बाध्य होता है। उसे इसी चीज की तनख्वाह मिलती है, वो इसी चीज का वेतन पाता है कि वो अपने उच्चाधिकारी को रिपोर्ट करे, उच्चाधिकारी द्वारा दिए गए कार्य को सही ढंग से जिम्मेवारी से उत्तरदायित्व निभाते हुए पूरा करे। उत्तरदायित्व ऊपर की ओर प्रवाहित होता है क्योंकि एक अधीनस्थ जो एक सीनियर ऑफिसर के अंडर ऑफिसर काम कर रहा है, कर्मचारी कार्य कर रहा है, वो हमेशा अपने उच्चाधिकारियों के प्रति ही उत्तरदायी होगा। उत्तरदायित्व और अधिकार के संबंध में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब किसी कर्मचारी को कोई उत्तरदायित्व सौंपा जाता है, कोई जिम्मेवारी सौंपी जाती है, तो उस कार्य को पूरा करने हेतु आवश्यक अधिकारों को भी निश्चित रूप से उसे दिया जाना चाहिए। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रभावी भारार्पण के लिए यह आवश्यक है कि जो भी उत्तरदायित्व उसके सुपुर्द किया गया, उसके हवाले किया गया, जो भी कार्यभार उसे सौंपा गया, उसी के अनुरूप, उसी के अनुसार उसे अधिकार भी दिए जाने चाहिए। यदि उत्तरदायित्व से स्वीकृत अधिकार की मात्रा अधिक है तो अधिकारों का दुरुपयोग भी हो सकता है। यदि अधिकारों से उत्तरदायित्व की मात्रा अधिक हो जाती है तो संबंधित व्यक्ति अप्रभावी हो जाता है। अर्थात इससे हम समझ सकते हैं कि उत्तरदायित्व व अधिकारों का आपस में घनिष्ठ संबंध है। यदि आप किसी को उत्तरदायित्व दे रहे हैं, किसी प्रकार का कार्यभार सौंप रहे हैं, कोई कार्य उनके जिम्मे लगा रहे हैं, तो आपको उस कार्य को निष्पादित करने के लिए अधिकारों को भी सौंपना होगा। इसे आप एक चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं। कार्य निष्पादन के लिए उत्तरदेयता का पैदा होना आवश्यक है। किसी एक ऑफिसर को उत्तरदायी ठहराना, उसको जिम्मेवारी सौंपना आवश्यक होता है, तभी कार्य का सही ढंग से निष्पादन हो पाता है और कार्य सफल हो पाता है। नंबर 3 पर आता है उत्तरदेयता या जवाबदेही, आंसरेबिलिटी। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं कि अधिकार अंतरण एक कर्मचारी को अपने उच्चाधिकारी के प्रति काम करने की शक्ति देता है, सामर्थ्य देता है, बल देता है, लेकिन फिर भी जवाबदेही अभी भी उच्चाधिकारी की ही बनी रहती है। यदि किसी सीनियर ऑफिसर से जो ऊपर एचओडी रहते हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, वो कुछ पूछें, कुछ कार्यवाही करना चाहें या किसी कार्य के बारे में जानकारी हासिल करना चाहेंगे, तो वो उच्चाधिकारी से ही प्राप्त करेंगे। उनकी जवाबदेही उन्हीं की रहेगी। जवाबदेही से तात्पर्य है अंतिम परिणाम का उत्तर देने योग्य होना। यदि एक बार अधिकार अंतरित हो गया, ट्रांसफर हो गया, किसी और को दे दिया गया और उत्तरदायित्व को स्वीकार कर लिया जाता है, तो भी कोई जवाबदेही से इनकार नहीं कर सकता। इसका ना तो भारार्पण होता है, ना ही इसका प्रवाह ऊपर की ओर होता है। इसका आशय यह है कि भारार्पण, भार को अर्पित करना, किसी और को देने से अधीनस्थ कर्मचारी ही अपने अधिकारी को कार्य सही तरीके से पूरा करने के लिए जवाबदेह माना जाएगा। इससे यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ कर्मचारी को कार्य के सही रूप से, सुचारू रूप से संपादन के संदर्भ में अपने प्रबंधक को आश्वस्त करना होता है, विश्वास दिलाना होता है, भरोसा देना होता है। सामान्य तौर पर निरंतर प्रतिपुष्टि करने से कार्य के पूर्ण करने के लिए दबाव भी बनाया जाता है।
जैसे किसी कार्य को करने के लिए यदि कोई निश्चित समय सीमा तय की जाती है तो उसका सीनियर ऑफिसर ये पूछ सकता है अपने सबॉर्डिनेट से, अपने अधीनस्थ कर्मचारी से कि फला कार्य, अमुक कार्य सही समय पर क्यों नहीं हो पाया। उसके लिए जवाबदेही फिक्स की जा सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय की जा सकती है। अधीनस्थ कर्मचारी से ये आज्ञा की जाती है कि वह अपनी कार्रवाई की घटनाओं तथा उस कार्य के परिणामों और उसकी भूलों के विषय में बतलाएगा। अंत में ये कहा जा सकता है कि अधिकार हमेशा अंतरित होता है, ट्रांसफर होता है, तो उत्तरदायित्व समझ लिया जाता है। जवाबदेही थोपी जाती है, आरोपित की जाती है, किसी को दी जाती है। जवाबदेही अधिकार अंतरण से आती है और जवाबदेही उत्तरदायित्व से भी आती है। सारणी नंबर 3 अधिकार अंतरण के तत्वों को संक्षिप्त में उजागर करती है, स्पष्ट करती है। अंतरण के तत्वों की जानकारी हम संक्षेप में देखते हैं। अंतरण के तत्वों की समीक्षा करेंगे। ये अधिकार, उत्तरदायित्व और उत्तरदेयता, इन 3 विभाजन में हम बांटेंगे। तो इसका अर्थ, आधार के अधिकार पर अगर इसका अर्थ के आधार देखें तो अधिकार में आदेश का अधिकार शामिल है। उत्तरदायित्व की दृष्टि से देखेंगे तो निर्दिष्ट कार्यों को पूरा करने का आभार शामिल है। उत्तरदेयता की दृष्टि से निर्दिष्ट कार्य के परिणाम, फल की उत्तरदेयता निश्चित होती है। अंतरण के आधार पर यदि हम देखें तो अधिकार अंतरित किए जा सकते हैं, उत्तरदायित्व पूर्ण रूप से अंतरित नहीं किए जा सकते, उत्तरदेयता अंतरित नहीं की जा सकती। उद्गम से अधिकार से तात्पर्य औपचारिक स्थिति से चलते हैं और उत्तरदायित्व अधिकार अंतरण से शुरू होते हैं। उत्तरदेयता से आरंभ होती है। प्रवाह के आधार पर यदि हम अंतरण के तत्वों की समीक्षा करेंगे तो हम पाएंगे कि अधिकार प्रवाह उच्चाधिकारी से नीचे की तरफ, अधीनस्थ कर्मचारियों की तरफ चलते हैं और उत्तरदायित्व में प्रवाह अधीनस्थों से ऊपर की ओर, उच्चाधिकारियों की ओर चलती है। उत्तरदेयता के हिसाब से देखें तो प्रवाह अधीनस्थ से ऊपर की ओर, उच्चाधिकारियों की ओर चलते हैं। तो ये था अंतरण के तत्वों की समीक्षा अधिकार, उत्तरदायित्व व उत्तरदेयता के आधार पर। अब हम पढ़ेंगे अंतरण के महत्व के बारे में। तो बच्चों, अंतरण अपने प्रबंधक के निमित्त एक अधीनस्थ के द्वारा कार्य करने का विश्वास दिलाता है, भरोसा दिलाता है कि ये कार्य संपन्न हो जाएगा। यह कार्यभार को कम करता है और उसे, प्रबंधक को, अधिक महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय प्रोवाइड करता है, अधिक समय दिलवाता है, मुहैया करवाता है, उपलब्ध करवाता है। प्रभावी अंतरण के गुण इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्रभावी प्रबंध। प्रबंधकों के द्वारा अपने कर्मचारियों को अधिकाधिक अधिकार देकर अन्य महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अधिक समय मिल जाता है। अपने दैनिक कार्यक्रमों से मुक्ति पाकर नए क्षेत्रों में अधिक उत्कृष्टतापूर्ण कार्य करने के सुअवसर भी प्राप्त हो जाते हैं। नंबर 2, कर्मचारियों का विकास। अंतरण के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को अपनी प्रतिभा का उपयोग करने के लिए सुअवसर प्राप्त होते हैं और उनकी प्रतिभा को और अधिक विकास करने का मौका मिलता है। इससे क्या फायदा होता है? इससे उनकी निपुणता, उनकी कुशलता, उनकी कला कुशलता, कौशल निखर कर आता है, विकसित होता है और वे ऐसे कार्यों को करने में समर्थ होते हैं, समर्थवान हो जाते हैं जो कि जटिल प्रकृति के होते हैं, मुश्किल होते हैं, आसान नहीं होते और वे अपने भविष्य को भी सुनिश्चित कर लेते हैं, उन्नत कर लेते हैं, प्रगतिशील बना लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं
कि अंतरण आने वाले समय के लिए सुयोग्य प्रबंधकों का निर्माण करता है, आने वाले भविष्य के लिए सुयोग्य प्रबंधकों की पीढ़ी का नवनिर्माण करता है। अंतरण कर्मचारियों को उनकी प्रतिभा को विकसित करने का, उनकी प्रतिभा को उपयोग करने का सुअवसर प्रदान करता है, अनुभव लेने का मौका मिलता है, नए नए आइडियाज मिलते हैं, विचार प्राप्त होते हैं और अपने आप को उच्च पदों पर आसीन होने में सहायता भी प्रदान करता है तथा बल देता है, शक्ति देता है। कोई भी कार्य हम करते हैं तो उस कार्य को लगातार करने से, बार बार करने से हमारे अंदर आत्मविश्वास का उत्पन्न होना स्वाभाविक सी बात होती है। अब आता है कर्मचारियों को प्रेरणा। अंतरण कर्मचारियों की प्रतिभा को निखारता है, उसको विकसित करता है, लोगों को आगे बढ़ने का मौका देता है। इसके कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ भी होते हैं। जब एक उच्च पद पर आसीन अधिकारी अपने अधीनस्थ, अपने अंडर काम करने वाले किसी कर्मचारी को कोई कार्य सौंपता है तो ये केवल कार्य का विभाजन मात्र नहीं है, ये केवल कार्य का बंटवारा ही नहीं है, बल्कि उच्च अधिकारी का अपने अधीनस्थ में विश्वास की भावना का पनपना भी होता है तथा अधीनस्थ कर्मचारी की अपने उच्चाधिकारी के प्रति वचनबद्धता भी होती है कि मुझे मेरे ऑफिसर ने ये काम दिया है तो मुझे उसे पूरी निपुणता से, पूरी कुशलता के साथ, आत्मविश्वास के साथ, समय सीमा के अंदर रहते हुए संपन्न करके उनको देना है। यह उसका उत्तरदायित्व बनता है। उत्तरदायित्व एक कर्मचारी में आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है और भरोसे में सुधार भी लाता है। कार्य की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। वह अपने काम को, अपने आप को प्रोत्साहित महसूस करता है, प्रसन्न अनुभव करता है, कॉन्फिडेंट महसूस करता है और आगे भी अपने कार्य निष्पादन को उन्नतिशील बनाने का प्रयत्न करता है। जब किसी व्यक्ति से, अपने अधीनस्थ कर्मचारी को अपने सीनियर कर्मचारी से, ऑफिसर से किसी कार्य को करने को लेकर प्रशंसा मिल जाए तो वह अपने अगले टारगेट को और खुशी से और अच्छे उत्साह से प्रोत्साहित होकर खुशी खुशी करेगा। तो इस प्रोत्साहन के कारण वह ज्यादा उन्नति करेगा, अधिक विकास करेगा, इससे कंपनी का भी लाभ होगा। विकास का सरलीकरण। अधिकार अंतरण एक संगठन में उसकी वृद्धि होने में सहायता देता है। इसके द्वारा ऊंचे पदों पर नया काम करने के लिए तुरंत कार्यबल मिल जाता है। नए उत्पादन को प्रारंभ करने हेतु ट्रेंड ऑफिसर्स की, अनुभवी कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। उनको संपन्न करने के लिए ये सभी समर्थ होते हैं जो वर्तमान कार्य पद्धति को नए रूप में आसानी से परिवर्तित कर लेते हैं। प्रबंध सोपानिकी अर्थात पदानुक्रम का आधार। अधिकार अंतरण अधिकारी अधीनस्थ संबंध बनाता है जो प्रबंध पदानुक्रम का आधार है। यह अधिकार के प्रवाह का ही क्रम होता है जो बतलाता है कि किसको किसकी सूचना देनी है। जिस सीमा तक अधिकारों का अंतरण किया जाता है, काम पर संगठन में उसी सीमा तक वे प्रभावी होते हैं, प्रभावशाली माने जाते हैं। उत्तम सामंजस्य, बेस्ट कोऑर्डिनेशन। अधिकार अंतरण के तत्वों में जैसे कि अधिकार, उत्तरदायित्व, उत्तरदेयता, क्षमता, कर्तव्यों और जवाबदेही जो कि संगठन में अलग अलग स्तरों से संबंधित हो सकती है, उनको व्यक्त करने में सहायता करते हैं। इससे कर्तव्यों की लीपापोती और पुनरावृत्ति रुकती है क्योंकि प्रत्येक स्तर पर क्या काम करना है इसकी स्पष्ट व्याख्या की जाती है। इस प्रकार का स्पष्टीकरण विभिन्न विभागों, विभिन्न स्तरों और प्रबंध के कामों में प्रभावी सामंजस्य स्थापित करने में सहायता करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंतरण प्रभावी संगठन का ही मूलभूत तत्व होता है। अब हम आते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर।
अंतरण की निम्नलिखित अवधारणा किस व्यक्ति की है? अधिकार अंतरण से केवल इतना ही आशय है कि अपने अधीनस्थों को निश्चित सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किया जाता है। ये किसने कहा है? थियो हेमन। ये उनके वचन हैं, थियो हेमन। उनके अनुसार अंतरण से तात्पर्य उत्तरदायित्व तथा अधिकार को दूसरों के हवाले करने, दूसरों को सौंपने, दूसरों के सुपुर्द करने और निष्पादन हेतु जिम्मेदारी का सृजन करने से है। तो लुइस एलन ने उक्त शब्द कहे थे। ये चित्र क्या दर्शाता है? अभी हमने पहले आपको ये चित्र दिखाया था जिसमें एक अधिकारी बैठा है, बहुत सारी फाइलें उनकी टेबल पर हैं। और ऊपर कैप्शन में सभी फाइलें निश्चित रूप से मेरे द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। वो फाइलों का कार्यभार लेकर बैठा हुआ है। तो ये चित्र हमें क्या दर्शाता है बच्चों? अधिकार अंतरण ना करने से निर्णय लेने में विलंब होता है। एक ही अधिकारी बहुत सारी फाइलों को अपने पास लेकर बैठे हैं, वो आगे अधिकारों को अंतरित नहीं कर रहे, इसीलिए फाइलें विलंब से हो रही हैं, फाइलों पर कोई निर्णय नहीं लिया जा पा रहा, कार्य में देरी हो रही है। तो आज की कक्षा यहीं तक, बाकी हम पढ़ेंगे अगले अध्याय में। धन्यवाद।